हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका टॉपिक है आपका लैंड रिसोर्स। चलिए बढ़ते हैं। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। आप अच्छे से जानते हैं कि लैंड हमारे क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर ने हमें दिया है। और यहीं पे आपकी वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं पे मौजूद है। आपका एग्रीकल्चर यहीं होता है ना, इंडस्ट्रीज आप यहीं लगाते हैं। और क्योंकि लैंड काफ़ी लिमिटेड है हमारे पास, इसलिए हमें लैंड को क्या करना चाहिए, काफ़ी केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ध्यान से, ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया की जो लैंड वेराइटी है, क्या क्या पाया जाता है इंडिया में, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन है और आइलैंड है। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया में जो टोटल प्लेन एरिया है वो कितना है, 43% है। यहीं पे हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और यहीं पे हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ठीक है। और 30% हमारे माउंटेन्स पाए जाते हैं, जहाँ पे हमारी पूरे साल पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर का मतलब होता है पूरे साल यहाँ पे रिवर फ्लो करती रहती है। इसकी वजह से यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो ह्यूमन जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद आपका 27% आपके प्लेट्यूज पाए जाते हैं, जहाँ पे आपके मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि भारत में या कहीं भी किसी भी जगह पे पूरे वर्ल्ड में लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखिए कि ये आपका लैंड है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ एरिया आपका क्या है, फॉरेस्ट के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा है जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पे हमने लैंड खरीद के रख लिया है और कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका फॉरेस्ट, यानी कि कुछ हिस्सा क्या है आपके लिए फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट क्या है आपका, कि मतलब आप समझिए कि फॉरेस्ट क्या है आपके लिए, अर्थ के लिए क्या है, लंग्स है बिल्कुल, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करते हैं, हमारे लैंड को मतलब हमारी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, इसलिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एरिया किसके लिए रिजर्व कर दिया जाता है, फॉरेस्ट के लिए। सेकेंड आता है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। कारण क्या है, उसके दो कारण है, एक तो बैरन एंड वेस्ट लैंड, कि वो लैंड कैसा होगा, बैरन यानी कि बंजर होगा, या फिर वो वेस्ट होगा। उसका जो एरिया है मतलब उसका जो लैंड है रॉकी यानी कि पथरीला हो सकता है, सूखा एरिड हो सकता है, या फिर वहाँ पे डेजर्ट है, तो हम वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। और इसका बी है कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, और कुछ और भी ऐसे लैंड है जिसको हम किसमें एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो गई, रोड्स हो गए, फैक्ट्रीज। अब हो सकता है कि ये लैंड फर्टाइल हो, लेकिन फिर भी हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रहने के लिए घर भी जरूरी है, आने जाने के लिए रास्ता, फैक्ट्रीज, ये भी हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम इन लैंड को भी क्या नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा आपका थर्ड पॉइंट आता है अदर कल्टीवेटेड लैंड। अदर कल्टीवेटेड लैंड में भी आपके 3 पॉइंट्स आते हैं। एक तो आता है आपका परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, एक है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, और थर्ड है आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब ये क्या है, पढ़ते हैं। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड क्या है, कि पैस्चर्स कौन होते हैं, आपके जो कैटल्स होते हैं, भेड़ बकरी गाय, उनके लिए भी एक इलाका चाहिए, क्योंकि उनको खाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एरिया उनके लिए कवर है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेजिंग करेंगे, खाएंगे खाना, तो उसको भी हम यूज नहीं कर सकते एज अ कल्टीवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप। कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पे मिसलेनियस मतलब अपने आप से कुछ क्रॉप्स क्या हो गए हैं, ग्रो, मतलब क्रॉप्स इन द सेंस कि आपके कुछ ट्रीज क्या हो गए हैं, ग्रो हो गए हैं, जिसे हमने नहीं ग्रो किया है, पर हम उसको काट भी नहीं सकते क्योंकि पेड़ हमारे लिए जरूरी है। उसके अलावा आपका आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। बेटा इसको समझिए, ये क्या है कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि एक लैंड है, आपने उसको 5 साल तक क्या नहीं किया है, उसको यूज नहीं किया है एज अ कल्टीवेशन, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए आपने उसको यूज नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाएगा। जैसे कि कोई है काफी अमीर है, तो उसने लैंड खरीद के रख लिया कि मैं बाद में इसको घर बनाऊंगा, या अपने बेटे के लिए खरीद के रख दिया कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने लिए घर बनाएगा, और फिर वो वेस्ट ही पड़ा है, उस पर एग्रीकल्चर तो आपका हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे लैंड को जो 5 साल से ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं हुआ उस पर, उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। फिर नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ पॉइंट है आपका फैलो लैंड, ठीक है। हर जगह पे फैलो लैंड दो टाइप के होते हैं, एक तो करंट फैलो लैंड और एक होता है आपका अदर देन करंट फैलो लैंड। अब इसको समझिए, करंट फैलो लैंड क्या होता है, जब आपका एक या एक से कम साल के लिए कोई लैंड है, उस पर आपने कल्टीवेशन नहीं किया है, एग्रीकल्चर नहीं किया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा करंट फैलो, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 1 महीने से लेके आपने 11 महीने तक उस पर किसी भी कारण से कल्टीवेशन नहीं किया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, करंट फैलो लैंड कहलाएगा। और अदर देन करंट फैलो लैंड आपका क्या होता है, जो आपने 1 साल से लेके 5 साल तक उसको यूज नहीं किया है फॉर कल्टीवेशन, ठीक है।
तो ये तीनों को आप ध्यान से समझिए कि सबसे पहले क्या है आपका 1 से 11 महीने तक अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो वो आपका करंट वैल्यू में आ जाएगा। फिर 1 साल से लेके 5 साल तक अगर आपने उसको कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं किया है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं किया है, तो वो आपका अदर देन करंट वैल्यू लैंड आ जाएगा। और फिर 5 से ज़्यादा के लिए अगर आपने उसको कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं किया है तो वो आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेट शोन एरिया। ठीक है बेटा, नेट शोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आपको क्या डिफरेंस है ये समझना है। ये जैसे कि आपके पास टोटल एरिया कितना है 10 एकड़ है, वैसे तो काफ़ी सारा है 394.6 मिलियन एकर्स है, लेकिन आपको समझने के लिए समझना है। ठीक है, कि टोटल एरिया आपके पास कितना है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए 10 एकड़। तो ये जो 10 एकड़ एरिया है ना, जिसमें आपने पूरे साल में कम से कम एक बार क्रॉप्स को ज़रूर ग्रो किया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा नेट शोन एरिया, ये 10 एकड़ का। लेकिन इसके आधे हिस्से में आपने अगर दोबारा से क्रॉप्स को ग्रो किया है, आधा यानी कि 5 एकड़ में और किया है, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को हम क्या करते हैं उसी में काउंट कर लेते हैं। जैसे कि आपका 10 था और फिर आधे हिस्से में और आपने ग्रो कर दिया है, तो आपका कितना हो जाएगा 15 एकड़ हो जाएगा। तो नेशनल एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि पूरे साल में हमने एक बार किया है, 2 बार किया है, 4 बार किया है, लेकिन जितना एरिया है ना हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे, क्या उसको बोलते हैं नेशनल एरिया। और जितनी भी बार हम उसको क्रॉप्स को ग्रो करते रहेंगे हम एरिया उसको उसी के हिसाब से काउंट करेंगे। जैसे कि 10 था, फिर 5 हमने और एक बार और हमने पूरे साल में कितना किया है 15 एकड़ जमीन यूज कर लिया, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके क्या लैंड को किस तरीके से यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब हम पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में किसी भी लैंड को किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यूज किया जाता है। एक दो फैक्टर्स हैं आपके, एक तो फिजिकल फैक्टर और दूसरा है आपका ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में यानी कि लैंड किस हिसाब से यूज किया जाएगा, कितना ज्यादा यूज किया जाएगा, कितना कम यूज किया जाएगा, इसके लिए दो बातों का ध्यान रखेंगे, एक तो फिजिकल और एक ह्यूमन। फिजिकल में आपका क्या आएगा टोपोग्राफी, मतलब लैंड कैसा है, एकदम प्लेन है, ऊबड़ खाबड़ है, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जहाँ पे लैंड अवेलेबल है वहाँ का क्लाइमेट, और सॉइल का टेक्सचर यानी कि सॉइल कैसी है, सॉइल का टाइप कैसा है। फर्टाइल सॉइल होगी तो हम लैंड को ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, क्लाइमेट अच्छा होगा तो हम लैंड को अच्छे से यूज़ करेंगे। और दूसरा आता है आपका ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर के अंदर आती है आपकी टेक्नोलॉजी, कल्चर, ट्रेडिशन और फैसिलिटीज़। मतलब कि आप देखिए कि ह्यूमन फैक्टर में जैसे कि लैंड कैसा है ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी है तो हम लैंड को यूज़ कर लेंगे, अगर वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम लैंड को यूज़ नहीं करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लैंड को यूज़ करते हैं इंडिया में। अब देखिए टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है भारत में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन हम उसमें से कितना सिर्फ 93% लैंड ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसी का प्रॉपर डेटा है हमारे पास। बाकी 7% है उसका डेटा हमारे पास नहीं है। वो 7% कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट का डेटा नहीं है। अगर हम असम को छोड़ दे तो असम के अलावा बाकी नॉर्थ ईस्ट एशिया का डेटा नहीं है हमारे पास। और जम्मू एंड कश्मीर जो कि चाइना और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है, कब्जा कर रखा है, हमारे पास उसका भी डेटा नहीं है। तो हम सिर्फ कितना भारत में 93% लैंड को ही यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब भारत में फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में कितना फॉरेस्ट के लिए लैंड है आप देखिए कि 1960 से लेके 61 में जब सर्वे हुआ था तो पाया था कि कितने फॉरेस्ट हैं 18.11% फॉरेस्ट थे। जो फिर 2014 से लेके 50 में जब आपका सर्वे हुआ तो उसमें पाया कि 23.3% एरिया आपका फॉरेस्ट है, लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि कितना होना चाहिए 23% होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में कहा गया था कि आपका जितना भी टोटल लैंड मास है ना उसका कम से कम 33% आपके लिए फॉरेस्ट का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं फॉरेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी लैंड की मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करते हैं, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए आपका कम से कम 33% फॉरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप इस पाई चार्ट को भी देखिए कि बैरन एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड भारत में 1960 से लेके 61 में कितना था 12.1% था, और 2014 से लेके 15 में कितना हो गया 5.5% हो गया। इसके अलावा परमानेंट पैशन एंड ग्रेजिंग लैंड पहले कितना था 4.71% था, और फिर बाद में 2014 से लेके 15 में इसका सर्वे हुआ तो ये घट के कम हो गया 3.3% हो गया। यानी कि जो कैटल्स को चराने के लिए जो जगह थी वो भी कम हो गई है। नेशनल एरिया भारत में देखेंगे तो 45.25% था और बाद में कितना हो गया 45.5%। ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड आपका 3.73 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया 4.9% हो गया। तो ये था आपका पाई चार्ट, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। अब देखते हैं नेशनल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है,
इंडिया में नेशनल एरिया क्या है, वन स्टेट से सेकेंड दूसरी स्टेट अनदर स्टेट में ये वेरी करता है। जैसे कि आप पंजाब और हरियाणा में देखेंगे तो नेशनल एरिया कितना है 80%, यानी कि टोटल नेशनल एरिया का 80% हमें कहाँ से मिलता है, पंजाब और हरियाणा से। लेकिन वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो वहाँ पे 10% से भी कम का हमारा नेशनल एरिया है। तो भारत में इस तरीके से हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नेशनल एरिया वेरी करता है। अब हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम कंटिन्यूसली लैंड को क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं बिना किसी अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के, कंजर्वेशन के। तो इसकी वजह से लैंड क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। अब व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, इसका मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जब लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या है, अब हम पढ़ते हैं इसके कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, इसके कुछ कारण है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों को काटना। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ सब पे माइनिंग की जाती है। यहाँ एरियाज में क्या की जाती है, बहुत ज़्यादा माइनिंग की जाती है, जिसकी वजह से पेड़ काटा जाता है। और पेड़ काटने की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेड होता है, मतलब कि लैंड खराब हो जाता है। सेकेंड कारण क्या है आपका, ओवर ग्रेजिंग। या बेटा एरियाज प्लीज जरूर याद कीजिएगा कि किस जगह पे क्या होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड खराब हो रहा है। गाय, भेड़, बकरियों को ले जाया जाता है और फिर वहां पे किसी भी एरिया में अगर चरा देते हैं तो क्या करते हैं, गाय या केटल्स क्या करते हैं कि वो घास के साथ ऊपर की जो लेयर, मिनरल्स वाली जो लेयर है उसको भी खा जाती है, जिसकी वजह से लैंड खराब हो जाती है और लैंड डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ओवर इरिगेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से भी लैंड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे पानी भर दिया खेतों में तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, वाटर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर में सलाइनिटी और अल्काइनिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सलाइनिटी मतलब नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लैंड खराब हो जाएगा। और अल्काइनिटी मतलब कि जो पीएच लेवल है वो एक्चुअली में होना चाहिए 6 to 7 तक, लेकिन क्योंकि पानी ज़्यादा भरा रहता है तो वो 7.5 से लेके आपकी 8.5, उसमें बेसिकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से लैंड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब आपका आता है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसमें क्या है कि लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर, उसको तोड़ा जाता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब सीमेंट बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ेंगे तो उसमें से डस्ट निकलता है। और सोप स्टोन्स क्या होते हैं, वो ऐसे पत्थर होते हैं जो कि हमारे मूर्ति बनाने के लिए, चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए काम में आते हैं, उसको भी काटा जाता है। जब काटते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, आपका डस्ट निकलता है, जो कि लैंड पे आ जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, अब है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, 5 पॉइंट है आपका कि क्या है कि जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज होंगी ना, उससे निकलने वाला जो वेस्ट होगा वो भी आपके लैंड को खराब कर देगा। ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो डंप कर देते हैं, उधर ही छोड़ देते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जिसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, ये कारण से हमारे किस चीज़ के, लैंड को डिग्रेड करने के। अब ये सारे कारण थे हमारे किस चीज़ के, लैंड को डिग्रेड करने के। अब कुछ लैंड डिग्रेड हो रहा है, इसके लिए हमें लैंड को बचाना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके कंजर्वेशन के मेथड क्या है, आप एक तो आपका है एफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटने की वजह से लैंड खराब हो रहा था, तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। एफॉरेस्टेशन, अगर एक पेड़ काटा जाए तो उसकी जगह 2 लगाया जाए, ये प्रोसेस कहलाता है हमारा एफॉरेस्टेशन। उसके बाद आता है आपका प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ठीक है, क्योंकि ग्रेजिंग की वजह से क्या हो रहा है, लैंड खराब हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, एरिया फिक्स कर देना चाहिए कि यहीं पे हम क्या करेंगे, कैटल्स को चराने लेके आएंगे, ग्रेजिंग के लिए लेके आएंगे। अगर एक पर्टिकुलर एरिया खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा। उसके बाद है प्रॉपर इरिगेशन मेथड। हमें इरिगेशन, पानी भर जाता है तो लैंड खराब हो रहा है तो क्या करना चाहिए, स्प्रिंकल मेथड या ड्रिप इरिगेशन मेथड को यूज़ करना चाहिए, जिसमें थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद पानी गिरेगा, मतलब लैंड में इरिगेशन भी हो जाएगा और फालतू ना तो वाटर वेस्ट होगा और ना ही लैंड खराब होगा। इसके अलावा है आपका ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, जैसे कि आपका राजस्थान साइड का जो रेतीली जगह होती है, जहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया, वहाँ पे हमने क्या करनी चाहिए, थ्रोनी बुशेस को लगाने चाहिए। थ्रोनी बुशेस यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पे पानी कमी है तो इनको पानी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ये लैंड को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से लैंड के ऊपर वाली लेयर नहीं खिसकेगी तो लैंड डिग्रेड नहीं होगा। उसके बाद है कंट्रोल माइनिंग, और हमें जो हमारा माइनिंग को कंट्रोल करना चाहिए। माइनिंग मतलब कि हम जो खुदाई वगैरह कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, हमारे डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज
ज़रूरी है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए यूज़ करना चाहिए कि हमारी लैंड भी ख़राब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लैंड का टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।